हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लगता है आप लोगों के रडार में ज़रूर रहना चाहिए। आप लोग इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुरंत ले लीजिए, बट इस लेवल ये जो स्टॉक है इसको आप ज़रूर ट्रैक करिए एंड आई थिंक अगर ब्रेकआउट देता है ये स्टॉक तो आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मार्केट्स ओवरऑल शांत थे। फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी गिरे, बट निफ्टी 50 17,000 के आसपास आकर अच्छा सपोर्ट लिया निफ्टी 50 ने। बट अगर 17,000 ब्रेक हो जाता तो शायद मार्केट्स और गिर सकते थे। जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट भी दे दिया था कि 17,000 का जो लेवल है वो बहुत क्रिटिकल है एंड टचवुड 17,000 के लेवल के आसपास से ही मार्केट्स फिर से रिवर्स हो गए एंड ओवरऑल पॉजिटिव पे बंद हुए। बट कहीं ना कहीं आज ब्रॉडर मार्केट्स ने साथ नहीं दिया। जैसे अपना देख सकते हैं, एफआईआई की सेलिंग आज भी कंटिन्यू रही। 801 करोड़ की सेलिंग हुई एफआईआई की। उसके कंपैरिजन में डीआईएस ने मार्केट को अच्छा सपोर्ट किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ख़राब ही था। 679 के कंपैरिजन में 1512 शेयर्स डिक्लाइन हुए। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे अभी लग रहा है कि एक जो इन्फ्लेशन कंसर्न है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम ऑलरेडी बन रही थी एंड रशिया यूक्रेन वॉर जो स्ट्रेच होते जा रहा है उसकी वजह से जो आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन एक और बड़ी प्रॉब्लम बन के उभर सकती है। फॉर एग्जांपल, क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कुछ कम अगर हो भी जाते हैं तो भी अभी $100 पर बैरल से जब तक ज़्यादा रहेंगे तब तक इन्फ्लेशन कंसर्न काफ़ी ज़्यादा रहेगा। एट द सेम टाइम काफ़ी कमोडिटीज़ के दाम भी, काफ़ी कमोडिटीज़ के प्राइस भी अभी बढ़ने वाले हैं। और पल्सेस एंड काफ़ी फूड ग्रेन्स ऐसे हैं जो रशिया और यूक्रेन एक्सपोर्ट करते थे, तो वहाँ प्रेशर देखने को मिल सकता है। और इकोनॉमिक्स में ही रिपल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से स्पेसिफिकली क्रूड को लेकर, जैसे क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे सेक्टर्स प्रेशर में आएंगे। तो कहीं ना कहीं यही एक वजह है जिसकी वजह से आईटी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, क्योंकि आईटी सेक्टर बोलते हैं इन्फ्लेशन में भी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता आईटी सेक्टर में। तो चलिए देखते हैं। निफ्टी 50 आज जैसे 0.4% डाउन था। निफ्टी मिड कैप 100.18 सॉरी निफ्टी 50.4% अप बंद हुआ, बट निफ्टी मिड कैप 100.18% डाउन था। निफ्टी स्मॉल कैप 100.73% डाउन था। तो कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट्स आज डाउन थे, बट एक अच्छी बात ये रही कि जो इंडिया की वॉलेटिलिटी इंडेक्स है विक्स, वो आज डिक्लाइन हुई है तो ऑलमोस्ट 22.61 पे है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है। अभी विक्स कंफर्टेबल है, तो आई थिंक मार्केट्स अभी बहुत ज़्यादा मैं करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा अप मूवमेंट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा था कि 16,400 टू 18,000 का लेवल ऐसा है कि इसी रेंज में मार्केट शायद काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट करते रहे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अच्छा भी रहेगा मार्केट के लिए कि मार्केट्स इसी लेवल पे कंसोलिडेट करते रहें, ताकि अपने पोर्टफोलियो अचानक से बहुत ज़्यादा नेगेटिव में ना चले जाएं। क्योंकि मार्केट जैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मार्केट्स में प्रेशर बहुत है, बट अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट्स को टाइम मिल जाएगा, तब तक सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट भी दिया था ग्लोबल स्पिरिट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग मे भी कमेंट कर सकते हैं आप शो ऑफ कर रहे हैं, बट मैं कहीं ना कहीं इससे एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग देना चाहता हूँ। जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया, आप लोग जो टेलीग्राम पे नहीं है वो ज्वाइन कर सकता है, कि वहाँ मैं रेगुलरली अपडेट्स डालता हूँ। लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे मैंने ग्लोबल स्पिरिट कहा था टेलीग्राम ग्रुप में भी कि 9 मंथ्स पहले लिया था 425 पे। आज पहले बीच में ये 1500 1600 टच हुआ था, बट फिर से जब मार्केट्स में प्रेशर आए तो ऑलमोस्ट 1200 पहुंच गया। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने इस ग्लोबल स्पिरिट में प्रॉफिट्स बुक कर लिया है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 200% प्रॉफिट हो रहे थे तब भी, ऑलमोस्ट 200% 1200 के लेवल पे भी। तो मैंने यही कहा था कि भाई मेरे को नहीं पता ग्लोबल स्पिरिट का बॉटम कहाँ है, बट मैं इस तरीके में विश्वास नहीं रखता। मैं कहीं ना कहीं जो भी अच्छा स्टॉक लगता है मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ। एंड ग्लोबल स्पिरिट मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है। एट द सेम टाइम जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा रीजनेबल था, तो मैं आराम से होल्ड कर रहा था बिंदास। मुझे कोई टेंशन नहीं थी, चाहे और भी गिर जाता तो भी मैं पैनिक में आके सेल तो नहीं करता, क्योंकि कंपनी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप देख सकते हैं 1200 के बाद फिर से ग्लोबल स्पिरिट ने कितनी रैपिड रिकवरी ली है, तो ऑलमोस्ट फिर से 1600 के आसपास पहुंच गया है ग्लोबल स्पिरिट।
तो मेरा वही कहना है कि आप लोग अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये मत सोचिए कि शेयर डिक्लाइन हो रहा है तो पैनिक करके सेल कर दें। ये सोचें कि चलो फिर से ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नहीं पता कि किस लेवल तक गिरेगा एंड कब रिकवरी ले लेगा। सेकंड ऑफ ऑल एक शेयर को बेचने के बाद वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप लोगों को एग्जैक्ट लेवल भी नहीं पता होता। आप रिकवरी का वेट करते हैं एंड रिकवरी इतनी स्विफ्ट होती है कि जब तक आप लेने की कोशिश करेंगे तब तक शेयर ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका होता है। तो एक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसको लेकर भूल जाइए, ट्रैक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वो ऐसा स्टॉक जो मैं इस वीडियो में मेन फोकस है मेरा वो है स्पोर्ट किंग इंडिया। ये कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम पहले से मेरे फोकस में है बट मैंने डिटेल में स्टडी नहीं किया था। किसी ने मुझे रिकमेंड किया था तो मैंने थोड़ा बहुत देखा था, कंपनी अच्छी लगी थी। आज शायद दीपक जी ने मुझे कमेंट करके पूछा तो मैंने सोचा चलिए इसी वीडियो पे इसी शेयर पे वीडियो बनाते हैं। तो मैंने देखा ये कंपनी एक्चुअली वर्टिकली इंटीग्रेटेड है इन द सेंस कि रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके बाद सेल भी खुद ही करती है। तो जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उससे काफ़ी जो आप लोगों का जो सप्लायर पावर होता है या जो बायर पावर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इंडस्ट्री या कंपनी बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है क्योंकि ये यार्न वगैरह खुद ही मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद फैब्रिक प्रोसेस करती है, डाइज वगैरह से नीटेड फैब्रिक बनाती है, गारमेंट्स भी बनाती है। गारमेंट्स जैसे टी शर्ट्स और बहुत सारे हैं, आई मीन जो भी नॉर्मल कैजुअल वेयर, मोस्टली कैजुअल वेयर में फोकस करती है। और इसका खुद का रिटेल नेटवर्क है मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब साइड में। और इसके कुछ जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो जॉकी, ज़ारा, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी हैं इस कंपनी के बाद। इन कंपनीज़ के लिए स्पोर्ट किंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। और इस सेक्टर में अभी काफ़ी टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था कि एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट $400 बिलियन टच कर गए हैं एंड उसमें टेक्सटाइल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो एक्सपोर्ट भी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है टेक्सटाइल सेक्टर में। इंडिया में भी इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है और धीरे धीरे आप खुद ही देखे होंगे अपने आसपास जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के तरफ नज़रिया है वो चेंज हो रहा है इन द सेंस कि वहाँ प्रेफरेंस बढ़ रही है। और जो आप जैसे कुछ साल पहले या मे बी 10 ईयर्स पहले तक काफ़ी चीज़ें अपने जो रोड साइड वगैरह से ले लेते थे, आजकल चाहते हैं कि अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा तो ब्रांडेड ही पहने अपने। तो कहीं ना कहीं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लेकर जो ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं बाकी प्लेयर्स, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ भी लाई है गवर्नमेंट बजट 2021-2022 में, बजट 2021-22 के लिए। और इनफैक्ट 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स सेटअप करने का प्लान है गवर्नमेंट का। तो लेट्स सी, गवर्नमेंट का प्लान है तो कब तक एग्जीक्यूट होगा बट पता नहीं। बट इससे कम से कम ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का फोकस बहुत है एंड गवर्नमेंट एट प्रेजेंट एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड करने का बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। इनफैक्ट मोदी जी ने लास्ट मन की बात में शायद जिक्र भी किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ऑलरेडी कर रहा है एंड करने भी वाला है। बट एट द सेम टाइम जो हेडविंड्स है वो देख लेते हैं। तो रिस्क कहीं ना कहीं कोविड का था जो कहीं ना कहीं अब थोड़ा कम हो गया है, बट लास्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से एक्सपोर्ट जो डिमांड है या एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम हो गए थे कोविड की वजह से। और कहीं ना कहीं लोग घर में बैठे थे तो उस वजह से क्लोथिंग वगैरह की उतनी डिमांड नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लोग बाहर नहीं जा रहे थे। कैजुअल वेयर की भी डिमांड उतनी नहीं थी। आई मीन मोस्टली तो लोग 1 या 2 टी शर्ट और हाफ पैंट या मे पजामा में दिन भर गुजार लेते थे बिना टेंशन के। और कहीं ना कहीं अभी सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी हो रहे हैं। जो रॉ मटेरियल्स के दाम हैं जैसे कॉटन वगैरह के, उन सब के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा कंसर्न है। और एक और कंसर्न है जैसे फ्लाइट कॉस्ट वगैरह बढ़ रहे हैं, कंटेनर चार्जेस वगैरह बढ़ रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स में ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रिस्क कंसिडर करना भी ज़रूरी है। उसके बाद फाइनेंशियल्स देखते हैं। ये कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप है, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इसका 1112 यानी 1112 के आसपास है। इसने हाई बनाया था 52 वीक हाई 2047 का एंड 52 वीक लो इसका 214 है। तो लो से हाई का डिफरेंस ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। और स्टॉक पी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 4 का है। तो ये कहीं ना कहीं 4 का पी, नो मैटर वट एवर द इंडस्ट्री इज, वट एवर द सेक्टर इज,
स्टॉक पी जो 4 का होता है वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल होता है, इनफैक्ट कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड होता है। एंड बुक वैल्यू भी कंपेयर करेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी उतना ज़्यादा नहीं है, रीजनेबल है, ऑलमोस्ट 3:1 का है, इनफैक्ट 3 से भी कम है, तो ठीक है। आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% एंड 42%, तो काफ़ी हाई है। तो इसी वजह से ये कंपनी को मैं बोल रहा हूँ कि फोकस में रखना ज़रूरी है। प्रोमोटर स्टेक देखते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा है। सितंबर 2021 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, बट उसके कंपैरिजन में हल्का फुल्का सा प्रोमोटर्स ने कुछ स्टेक इंक्रीज किया है दिसंबर 2021 में। अभी ये काफ़ी स्मॉल कैप है, तो FIIs एंड DIIs का स्टेक है नहीं इस कंपनी में। FIIs का हल्का फुल्का था जो दिसंबर में उन्होंने ऑफलोड कर दिया। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, मार्च 2019 में 317 करोड़ की सेल्स थी, जो बीच में कोविड के समय में डिप होने लगी थी ऑब्वियसली, बट अभी आप देखिए लास्ट फ्यू क्वार्टर से कंपनी कंसिस्टेंटली सेल्स इंक्रीज कर रही है। आप देख सकते हैं 321, 351, 413, 450, 524, 587, तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रही है। नेट प्रॉफिट तो आप देखिए ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं, 32, 44, 44 टू 79, 79 टू 110, उसके बाद 116 करोड़, और EPS भी आप देखिए 2.8 से ऑलमोस्ट 87 पे पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी एक्सेसिव ग्रोथ दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। कई बार इतना ग्रोथ सस्टेन नहीं हो पाता, तो आगे चल के रिस्क बढ़ जाता है। तो मैं बोलूँगा कुछ समय के लिए ट्रैक करिए, एंड अगर स्टॉक में ब्रेकआउट मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। बैलेंस शीट आप देखिए, रिजर्व्स रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं। सितंबर 2021 में देखें तो रिजर्व्स के कंपैरिजन में, इक्विटी के कंपैरिजन में डेट है तो ऑलमोस्ट 1.25:1 का रेशियो है, तो कहीं ना कहीं बोरोइंग्स तो हैं, तो यहाँ थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जिस कंपनी में जीरो डेट या वेरी लिटिल डेट होती है कंपेयर टू इक्विटी, वहाँ रिस्क कम हो जाता है। बट कहीं ना कहीं स्मॉल कैप कंपनी है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, एंड कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है, तो सारे के सारे जो भी प्रॉफिट्स हैं वो वापस इन्वेस्ट कर देती है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। बट बोरोइंग्स एक थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है। उसके बाद आप देखिए जो प्राइस है लास्ट 1.5 years या ऑलमोस्ट मल्टी बैगर बन चुका है ये। हालांकि 52 वीक हाई से काफ़ी गिरा था, जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पर कि ऑलमोस्ट 2047 था इसका 52 वीक हाई, बट उसके कंपैरिजन में 1112 का प्राइस हो गया है अभी, तो काफ़ी ज़्यादा डिप भी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हुआ है। बट अभी आप देखिए ये ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के पास है ये प्राइस, तो यहाँ अगर ये कंपनी या स्टॉक सपोर्ट लेता है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग एंट्री हो जाता है। तो ये लेवल कहीं ना कहीं इस लेवल से 1200 के आसपास का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस पे फोकस रखिए, अगर 1200 क्रॉस करती है ये वाला स्टॉक, तो आई थिंक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट अगर इस लेवल से अगर स्टॉक गिरता है तो कहीं ना कहीं फिर अवॉइड कर सकते हैं, जब तक एक वापस बेस बना के स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं देता स्टॉक। उसके बाद आप देखिए जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, बीच में हाई हो गया था, बट अभी डिप होते होते 4 का हो गया है, एंड मीडियन पी रेशियो आप देखिए सिर्फ 6 का है, तो कहीं ना कहीं मीडियन पी रेशियो से भी जो प्राइस है वो अभी कम चल रहा है, या प्राइस टू अर्निंग्स अभी कम चल रहा है, तो यानी ग्रोथ का स्कोप है अभी। और आप EPS देखिए रेगुलरली इंक्रीज होते जा रहा है। उसके बाद आप ग्रोथ के बावजूद कंपनी जो है अपनी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड क्वार्टरली सेल्स सब इंक्रीज हो रहे हैं लास्ट फ्यू क्वार्टर से। तो सेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हो जाता है इस कंपनी के लिए। बट जैसे मैंने ये चार्ट जो निकाला कैंडल स्टिक्स का, इसमें आप देखिए ऑलमोस्ट जितने भी ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसी लेवल के आसपास आगे मर्ज हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं 1200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर 1200 क्रॉस कर जाता है तो आई थिंक ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा स्टॉक बाय करने के लिए। आप देखिए काफ़ी टाइम से ये इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक प्राइस घूम रहा है। तो चलिए मैं यही बोलूँगा, आप लोग स्टॉक को रडार में रखिए, मैं भी रखूँगा, एंड आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर मैं इसको कभी खरीदना चाहूँ या खरीदूँगा तो टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट दे दूँगा।
और ये डिस्क्लेमर कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप लोग प्लीज़ अपने एनालिसिस करिए कोई भी बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन लेने से पहले। थैंक यू, जॉइन यू।